जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज फिर से हमारी 8 तारीख हो चुकी है। 8 तारीख को फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और हमने कल पढ़ा था दोस्तों विद्युत के बारे में कि विद्युत की खोज क्या होती है, विद्युत की खोज किसने की थी, कब की थी, है ना, कैसे की थी, विद्युत कितने प्रकार की होती है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम फिर से क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और हर रोज आप भी रेगुलर बनाए रखना दोस्तों अपनी क्लास को। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कल हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, विद्युत की खोज किस वैज्ञानिकों ने की थी, कब की थी और कैसे की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा दोस्तों, रेगुलर कंटिन्यू आपकी मेहनत रही तो। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की जो थ्योरी में स्टार्ट कर रहा था, आज हमारा तीसरा दिन, तीसरी क्लास है हमारी। पहली क्लास में तो हमने परिचय पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास में हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका किसे कहते हैं, है ना, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने स्टडीज क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया था, उस क्लासेज का नाम चेंज करके, उस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके हमने दूसरा नाम चेंज कर दिया, उसका दूसरा नाम रख दिया है। और इसलिए रखा है ताकि सभी विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी आ रही थी कि चैनल जब यूट्यूब चैनल पर खोल रहे थे नाम स्टडी क्लासेज के नाम से, तो वो उसको सर्च होने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कई स्टूडेंटों का कमेंट आया था, कई स्टूडेंटों का फ़ोन भी आया था कि सर ये तो हमको मिल ही नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं मिल रहा है तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया। मेरे नाम से ये दोस्तों ऋषिराज जी सर। ठीक है, ऋषिराज जी सर को आप यूट्यूब पर आप सर्च करके और आप अपनी क्लास रेगुलर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक और कमेंट अच्छे से कमेंट। अगर यदि किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम है कोई भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट कर सकता है और उसका कमेंट मैं आने वाली अगली कक्षा में मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि विद्युत झटका। ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत झटका, विद्युत झटका। दोस्तों ये जो विद्युत झटका होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। क्या बोला जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक शॉक, ये विद्युत झटका क्या होता है, ध्यान दीजिए। हमें विद्युत झटका कब लगता है और क्यों लगता है? ठीक है दोस्तों, एक बात बताऊं मैं, जब हम किसी लाइट को, किसी करंट को, किसी विद्युत धारा को हम स्पर्श करते हैं, लेकिन कितनी वोल्टेज की धारा को दोस्तों? सामान्यतः 90 वोल्टेज की जो धारा होती है, 90 वोल्टेज की जो धारा होती है, उससे अधिक धारा पर, सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की धारा पर जब हमारा शरीर का कोई अंग स्पर्श हो जाता है, जब हमारा शरीर का कोई भी अंग स्पर्श हो जाता है, तो हमको एक झटके का महसूस होता है, हमको एक झटके का महसूस होता है। उस झटके को हम क्या कहते हैं? बस लो दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि विद्युत झटका। उस झटके को हम क्या कहते हैं? विद्युत झटका। और मैं मानता हूं कभी कभार किसी को, किसी भाइयों को, किसी आप में से किसी न किसी को लगा होगा, हल्का फुल्का लगा ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की धारा, जब 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की धारा हमारे शरीर का किसी भी अंग पर स्पर्श हो जाती है या स्पर्श हम कर लेते हैं, तो हमको एक झटका महसूस होता है, तो हमको एक झटका महसूस होता है। उसी झटके को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, अर्थात हम विद्युत झटका उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको हिंदी में विद्युत झटका बोला जाता है दोस्तों। तो कितने वोल्टेज से अधिक? सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की धारा हमारे जब शरीर के आर पार प्रवाहित हो जाती है, तो हमें एक झटके का महसूस होता है दोस्तों। और उसी झटके को हम क्या कहते हैं? विद्युत झटका कहते हैं। कारण दोस्तों कि विद्युत झटका 90 वोल्टेज पर क्यों लगता है,
क्या कारण है इसका? दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे शरीर के जो रक्त है, हमारे शरीर का जो रक्त है यानी कि खून है, ब्लड है, ठीक है दोस्तों, इसकी गति से अधिक गति किसकी है दोस्तों? विद्युत धारा की है। किसकी गति है दोस्तों? विद्युत धारा की। ध्यान दीजिए समझने का लिए, विद्युत धारा की गति हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है उससे अधिक गति किसकी है? विद्युत धारा की है, इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। तो विद्युत धारा की गति कितनी है? यानी कि हम कह सकते हैं, मैं बताऊंगा कितनी है। हमारे शरीर में जो रक्त संचरण होता है, रक्त जो बहता है, प्रवाह होता है, उससे अधिक गति किसकी होती है? विद्युत धारा की गति होती है। तो हमको एक झटके का महसूस होता है। कोई पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों कि विद्युत झटका क्यों लगता है, कारण क्या है दोस्तों? सीधा और सरल जवाब यह है कि हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला जो खून है, जो रक्त है, उसकी गति विद्युत धारा की गति से कम है, यानी कि विद्युत धारा की गति क्या है? अधिक है। और विद्युत धारा की गति दोस्तों कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड विद्युत धारा की गति और प्रकाश की गति, ये दोनों एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो बात हो गई विद्युत धारा की गति के बारे में। बोलो कोई दिक्कत? दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो विद्युत धारा की गति है तो मीटर प्रति सेकंड में है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपको किलोमीटर में पूछ ले तो आप किसके जवाब दोगे? तो दोस्तों 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपसे दोस्तों सेंटीमीटर में पूछ ले तो दोस्तों 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों? अब आगे सुनो मेरे दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारे पास विद्युत धारा की गति। दोस्तों ध्यान दीजिए, विद्युत धारा की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में पूछ ले 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों सेंटीमीटर प्रति सेकंड में पूछ ले तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। तो हमने पढ़ लिया एक तो विद्युत झटका, और साथ ही में हमने पढ़ लिया कि विद्युत धारा की गति किसे कहते हैं, विद्युत झटका क्यों लगता है। तो कारण यह है दोस्तों कि विद्युत धारा की गति हमारे शरीर में बहने वाले रक्त की गति से क्या है? अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात हो गया हमारे पास। अब हम लगे हाथ, हम किसका अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों? विद्युत धारा के ही बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा अर्थात हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रभाव की दर को, आवेशों के प्रभाव की दर को, अरे छोड़ो, हटो 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 बीमारी, इसको साइड में रखो। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को, ये लो भाई क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अरे दोस्तों बात वही है, आवेश के प्रभाव की दर को और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दोस्तों याद करने के लिए चीज बता रहा हूं मैं आपको, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंगलवार शनिवार को जो भी जिस बार को भी आप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? संकट के साथी। कौन होता है संकट के साथी? हनुमान। अरे हनुमान जी होता है कि नहीं होता है? हनुमान जी महाराज। तो देखो दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं और संकट के साथी को हनुमान कहते हैं। अरे वाह, मौज करती है भाई। देखो तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, देखो
आवेशों के प्रभाव की दर को, आवेशों के प्रभाव की दर को, आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दो परिभाषा होगी दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिए, आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं और संकट के साथी को हनुमान कहते हैं। इसी के साथ दूसरी परिभाषा क्या हो गई, आवेश कह दो, या फिर हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया भाई दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव यानी दौड़ना, गति करना। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों बोलो कोई दिक्कत, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी बात वही है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रभाव यानी दौड़ना या गति करना, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत धारा की जो गति होती है, विद्युत धारा की जो गति होती है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यदि किलोमीटर में पूछ ले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत। दोस्तों यदि सेंटीमीटर में पूछ ले तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गई विद्युत धारा की गति, और जो प्रकाश की गति, विद्युत धारा की गति दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो हमने विद्युत झटके के बारे में पढ़ लिया, विद्युत झटका क्यों लगता है उसका कारण पढ़ लिया। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। और विद्युत धारा की जो गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इस विद्युत धारा के बाद में एक नियम है, और वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम पिछली बार टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2018 में, कि किस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर देखो, हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिए, ये लो भाई, ये लो आपके सामने उपलब्ध है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों सीधी और सरल परिभाषा, और आ गया क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। दोस्तों इस नियम के अनुसार, किस नियम, ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा क्या है कि वही इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न तो पैदा की जा सकती है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार, किस नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है, हमको क्या बता रहा है कि इस नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो पैदा कर सकते हैं, ना पैदा की जा सकती है, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, मन में डाउट है
तो यार ऊर्जा को हम ना तो पैदा ही कर सकते हैं, ना तो पैदा कर सकते और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, तो फिर इसका किया क्या जा सकता है दोस्तों? बात वही आ गई कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदला जा सकता है। देखो, नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि या कि जबकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ध्यान दीजिए। और वो कैसे? मैंने आपको फर्स्ट दिन भी बताया था और अभी भी बताया था, थोड़े दिन पहले भी बताया था, कल की बात है, शायद कल ही बताया मैंने। हाँ, वैसे ऑफलाइन हमारी कोचिंग चल रही है, यदि आपको ऑफलाइन भी आपका आवश्यकता है तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रातः 8 बजे से स्टडी सर्किट क्लासेस लालसोट में। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल और राजस्थान जी के दोनों चल रहा है, टेक्निकल हेल्पर के लिए, ठीक है। तो आप वहां पर भी ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जबकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और वो कैसे? जैसे मैंने कल बताया था कि एसी को डीसी में, बोलो डीसी को एसी में, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? एसी को डीसी में बदला जा सकता है, डीसी को एसी में बदला जा सकता है, ठीक है। अरे इसको भी छोड़ो भाई, ये लो, अब समझ में आएगा तुम्हारे। देखो, जब हमारा मोबाइल फोन हमारा 0% चार्ज हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्विच ऑफ होने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसको? अरे एसी से चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे घरों में एसी आ रही है, ठीक है, हम एसी से चार्ज कर लेते हैं। मोबाइल चार्ज को कनेक्ट किया प्लग में, ठीक है, सॉकेट में डाला और हम आसानी से हम उसको चार्ज कर लेते। किससे कर रहे हैं दोस्तों? हम एसी से। अरे एसी से ही तो कर रहे हैं ना भाई, एसी से हमने उसको चार्ज किया दोस्तों। और जब 99% 100% होते ही हम इसको क्या कर लेते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज में से हम मोबाइल को हटा लेते हैं, उस पिन से हटा लेते हैं। अब हटाने के बाद में, अब बताओ दोस्तों, जब हमने मोबाइल फोन को एसी से चार्ज किया, किससे चार्ज किया? एसी से। और अब हमारे मोबाइल फोन के अंदर कौन सी धारा विद्यमान है? जब 100% हमारा मोबाइल चार्ज पूरा हो गया है, तो हम अब हमारे मोबाइल के अंदर कौन सी धारा विद्यमान है? तो दोस्तों डीसी तो होगी। कौन सी होगी? डीसी तो होगी। डीसी होगी कि नहीं होगी? अरे स्पष्ट रूप है, सेल बैटरी कौन सी धारा प्राप्त देता है? हमको वही डीसी। क्या देता है? वही डीसी, दृष्टि धारा देता है, डायरेक्ट करंट देता है। बोलो कोई दिक्कत? तो उदाहरण समझ में आ गया ना भाई कि एसी को डीसी में हमने बदला कि नहीं बदला ना? एक रूप से दूसरे रूप में बदला कि नहीं बदला? बोलो कोई दिक्कत? कि भाई जब हमारा मोबाइल फोन हमारा बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, 0% चार्ज हो गया, अब हमने उसको एसी के द्वारा, हमारे घरों में एसी धारा आ रही है, उसके द्वारा हमने चार्ज को कनेक्ट किया, ठीक है। चार्ज को हमने जैसे कनेक्ट किया, हमारा चार्ज आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे में हमारा मोबाइल हमारा फुल चार्ज हो जाता है, 100% हो जाता है। अब हमने एसी से चार्ज किया, हमने उस चार्ज से डिस्कनेक्ट करके अब हमारे वर्तमान में मोबाइल फोन के अंदर कौन सी धारा विद्यमान है? तो दोस्तों बैटरी है ना, उसके अंदर बैटरी चार्ज हुई है ना, बोलो कौन सी है? डीसी धारा विद्यमान होती है। कोई दिक्कत? एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, लगे हाथ ये भी मैं आपको बता देता हूं, मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, लैपटॉप की जो बैटरी होती है, वो किससे बनी होती है दोस्तों? लिथियम से। किससे बनी होती है दोस्तों? लिथियम से। लिथियम से ये बैटरी का निर्माण होता है, लिथियम से ये बनी होती है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया ही होगा लगभग कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को हम ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। और वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी को डीसी में बदला, डीसी को हमने एसी में बदला। बदलते कि नहीं बदलते? हमारे जो घरों में इन्वर्टर होता है कि नहीं होता है? एसी आती है ना, और तुरंत फिर एसी चल जाती है, तो फिर वो बैटरी काम आता है कि नहीं आता? इन्वर्टर, तो डीसी काम आती कि नहीं आती है? ठीक है, समझ गए होंगे। एक अच्छा सा उदाहरण और बता रहा हूं, एक अच्छा सा उदाहरण
और बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे राजीव गांधी अटल सेवा केंद्रों के ऊपर अधिकतर क्या लगे होते हैं? सूर्य प्लेट। अरे सौर ऊर्जा की प्लेट लगी होती है कि नहीं लगी होती है? होती है भाई दोस्तों, ठीक है। अब दिन में वो क्या चार्ज होती रहती है? होती कि नहीं रहती है? हाँ ठीक है, सूर्य ऊर्जा से हम वो चार्ज कर लेते हैं, नीचे बड़े बड़े बैटरी लगी होती है, ठीक है। जब चार्ज होगा, अब रात में कौन सी, वही रात हो गई, रात में कौन सी सूर्य की ऊर्जा आएगी? नहीं आएगी ना, किरण नहीं आएगी ना, तो उससे वो चार्ज बैटरी क्या होगी? चार्ज हो गई। और रात में भी हम उस बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो अब कौन सी देगी वो? बोलो डीसी देगी। क्या देगी? डीसी देगी। तो एक रूप से दूसरे रूप में हमने बदला कर नहीं बदला, बदल लिया। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात हम जरा कर लेते हैं अब। और जो मोबाइल फोन लैपटॉप की बैटरी है वो मैंने आपको बता ही दिया कि किसकी बनी होती है, लगे हाथ लिथियम की। जबकि आपके जो चैप्टर के अंदर है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि किसकी बनी होती है, लिथियम की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम के बाद में दोस्तों। हाँ, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो पिछली बार 2018 वैकेंसी टेक्निकल हेल्पर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, ये नियम क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि किस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बोलो कौन सा नियम था? वो अभी पढ़ा है हमने, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है दोस्तों। उठा के देख लेना, पेपर कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आग की आग किसे कहते हैं दोस्तों? आग किसे कहते हैं? आग कितने प्रकार की होती है? ठीक है दोस्तों, आग के प्रकार, आग के प्रकार ध्यान दीजिए। एक ट्रिक के माध्यम से अच्छा सा सारांश बता दूंगा, कभी नहीं बोलोगे। आग के प्रकार, आग के प्रकार और उनको बुझाने के लिए यंत्र। आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र, और अग्निशामक यंत्र, ठीक है दोस्तों। दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक। आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक दिन भी क्लास में नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। वो 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में। तो हम पढ़ेंगे आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र। आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र ध्यान दीजिए दोस्तों। आग कितने प्रकार की होती है? ए बी सी डी, ए बी और सी डी, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आग होती है हमारी टेक्निकल के अंदर, आईटीआई के अंदर, विद्युत के अंदर दोस्तों। कितने प्रकार की आग होती है? 4 प्रकार की आग होती है। कितने प्रकार की आग होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। बोलो देखो, श्रेणी ए, श्रेणी बी, ये भी श्रेणी सी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ये डी। बोलो कितने प्रकार की आग हो गई भाई? 4 प्रकार की हुई कि नहीं हुई आग? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। बोलो कोई दिक्कत? समझने के लिए और याद करने के लिए कभी भूलोगे नहीं कि ठोस और द्रव, ध्यान दीजिए, द्रव, गैस और विद्युत के उपकरणों के द्वारा, यानी कि विद्युत के द्वारा लगी आग, विद्युत से लगी आग। अरे भाई आग लगती कि नहीं लगती विद्युत से? कभी कभार ट्रांसफार्मर फट जाता है, शॉर्ट सर्किट स्टार्टर वगैरह है, इनमें कभी कभार आग लग जाती है। तो विद्युत के जो उपकरण है उनसे लगी हुई आग कौन सी श्रेणी में आती है? श्रेणी डी के अंदर। दोस्तों ध्यान दीजिए, सभी मित्र ध्यान दीजिए। श्रेणी ए की आग कौन से पदार्थों में लगती है? ठोस पदार्थों में लगी आग। ठोस पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? ए श्रेणी की आग। द्रव पदार्थों में लगी आग, द्रव पदार्थों में लगी आग कौन सी? बी श्रेणी में। गैसीय पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती दोस्तों? सी श्रेणी में। और विद्युत से लगी आग, विद्युत से लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? बोलो डी श्रेणी में। ध्यान दीजिए, ये तो बात हो गई। अब ठोस पदार्थ कौन कौन से? ठोस पदार्थ कौन कौन से? देखो दोस्तों, लकड़ी, अरे ठोस है कि नहीं है?
लकड़ी, ठीक है दोस्तों। कोयला, अरे कोयला भी ठोस है या नहीं है भैया, ठीक है। कागज, बोलो कागज है कि नहीं है, ठोस है भैया। बोलो कपड़ा, ये कपड़ा भी बोलो ठीक है। बोलो जूट, क्या जूट, बोलो कोई दिक्कत। ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। इन ठोस पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी के अंदर आती है दोस्तों, ए श्रेणी के अंदर। कौन सी श्रेणी के अंदर, ए श्रेणी के अंदर ठोस पदार्थों में लगी आग आती है। ध्यान दीजिए, आगे देखो। अब बात कर लेते हैं जरा द्रव पदार्थ की। बताऊंगा भैया कि किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। अब द्रव पदार्थ कौन कौन से हैं, देखो पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल है। बोलो डीजल है, क्या है, डीजल है। बोलो कैरोसिन है, क्या है, कैरोसिन है। ये लो भाई कैरोसिन, कोई दिक्कत। पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये कौन से है, अरे द्रव पदार्थ हुआ है कि या नहीं है, तरल पदार्थ है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल डीजल कैरोसिन में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो बी श्रेणी की आग कहलाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम जरा गैस पदार्थों की दोस्तों। सीएनजी, क्या है, सीएनजी दोस्तों। एलपीजी, क्या है, एलपीजी, बोलो कोई दिक्कत। अरे सीएनजी एलपीजी हमारे घरों में जो सिलेंडर प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। तो उनमें लगी जो आग है कौन से पदार्थों में, गैसीय पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है, बोलो सी श्रेणी में आती है, बोलो कोई दिक्कत। और विद्युत से लगी आग, जरा हम कह सकते हैं कि विद्युत से किस प्रकार से आग लग सकती है, तो देखो ट्रांसफार्मर में लगी आग, ये देख लीजिए, ट्रांसफार्मर में लगी आग, कोई दिक्कत। हम कहते हैं स्टार्टर में लगी आग, किसमें, स्टार्टर में लगी आग, ये सब विद्युत के द्वारा ही तो लगती है आग, बोलो कोई दिक्कत। कोई तार शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें भी आग लग जाती, लगती नहीं लगती, लगती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि ठोस पदार्थों में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो ए श्रेणी की आग, बोलो कोई दिक्कत। द्रव्य पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो बी श्रेणी की आग। गैसीय पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो सी श्रेणी की आग कहलाती है। विद्युत से लगी आग बोलो कौन सी श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो डी श्रेणी की आग कहलाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लकड़ी में आग लग जाती है, क्या, लकड़ी में कौन सा पदार्थ, लकड़ी ठोस, तो बोलो लकड़ी में आग लगती है तो किस श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो ए श्रेणी की, क्योंकि ठोस है। कोयला में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो ए श्रेणी की आग कहलाती है। बोलो कागज में लगी आग, बोलो ए श्रेणी की आग। बोलो कपड़ा में लगी आग, ए श्रेणी की आग। बोलो जूट में लगी आग, ए श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों कि पेट्रोल में लगी आग, पेट्रोल में लगी आग किस श्रेणी की आग है, बी श्रेणी की आग है। डीजल में लगी आग किस श्रेणी की आग है, बोलो बी श्रेणी की आग है, क्योंकि सब क्या है, द्रव पदार्थ है। ऐसे उंगली पे लिखो, ठोस, द्रव, गैस और विद्युत, ए बी सी डी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ पहली दूसरी के बच्चों की तरह, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल कैरोसिन में लगी आग इस श्रेणी की आग कहलाती है। अब बात कर लेते हैं जरा सीएनजी, सीएनजी में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है, बोलो सी श्रेणी की आग कहलाती है। जरा हम बात कर लेते हैं एलपीजी में लगी आग कौन सी श्रेणी की आग कहलाती है, एलपीजी में बोलो कौन सी श्रेणी की होती है, सी श्रेणी की, क्योंकि गैस है, गैस पदार्थ में लगी आग सी श्रेणी की आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत से लगी आग, ट्रांसफार्मर में लगी आग डी श्रेणी, स्टार्टर में लगी आग डी श्रेणी। कोई भी जो आग लग जाती है ना विद्युत के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा, किसी भी प्रकार से विद्युत के द्वारा जो आग लग जाती है वो कौन सी श्रेणी में आती है, डी श्रेणी में। तो ये तो हो गए आग के प्रकार, ठीक है दोस्तों, क्या हो गए ये आग के प्रकार। की आग कितने प्रकार की होती है आपके सामने उपस्थित है, कितने प्रकार की होती है, ए बी सी और डी, 4 प्रकार की आग होती है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हम जरा बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम जरा, अब इनके अग्निशामक यंत्र की, किसकी बात कर लेते हैं, अग्निशामक यंत्र की। दोस्तों एक ट्रिक है और उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको अग्निशामक यंत्र बता रहा हूं, कभी भूल लोगे नहीं किसी भी कंडीशन में। देखो जल, ये हमारी ट्रिक है, ये देख लो, जल, झा,
सूखा काला काबरा। ये लो दोस्तों, जल जा सूखा काला काबरा। इस लाइन को याद कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, आग में से हर बार किससे नाता है, ध्यान रख लेना। जल जा सूखा काला काबरा। जल का मतलब है दोस्तों जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जल युक्त अग्निशामक यंत्र। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो जल युक्त अग्निशामक यंत्र। झाग का मतलब है दोस्तों झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। झाग पैदा करने वाला, ये लो भाई, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। ये लो अग्निशामक यंत्र। बोलो कोई दिक्कत? सूखा का मतलब होता है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। ये लो भाई, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। ये लो, कोई दिक्कत? इस काला में का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। ये लो भाई। अब दोस्तों चार हो गए ना हमारे पास। जल जा सूखा काला। काला में का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। अब ये बचा है हमारे काबरा। काबरा में काबे, इसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो दोस्तों क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जगह नहीं है इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे कहते हैं सीटीसी। किस नाम से भी जानते हैं इसको? सीटीसी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? CCl4 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसका एक अन्य नाम और है, वो मैं यहां लिख देता हूं, हेलोन प्रकार का। ये हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। ध्यान दीजिए। अब एक के बारे में फिर से अध्ययन करवा रहा हूं। ट्रिक है हमारी, जल झा सूखा काला काबरा। जल झा सूखा काला काबरा। जल का मतलब जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जो जल की बौछार होती है। अरे भाई, लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, जूट। कौन सी श्रेणी? ए श्रेणी। ए श्रेणी की आग को कौन सा यंत्र बुझाएगा? बोलो, जल युक्त अग्निशामक यंत्र बुझाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कागज, जूट आदि में जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें आग लग जाती है तो हम जल से ही तो बुझाते हैं, पानी से ही तो बुझाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जल युक्त अग्निशामक यंत्र का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल की बौछार के द्वारा हम ए श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं। देखो, बिल्कुल ए श्रेणी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों झाग पैदा करने वाला। जल का मतलब जल युक्त, झाग का मतलब झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। बोलो किस श्रेणी? बी श्रेणी की शुद्ध में है। बोलो कोई दिक्कत? ए बी सी डी, ए बी सी और डी अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोम टाइप। क्या कहा जाता है? फोम टाइप। मैं यहां लिख देता हूं, फोम टाइप। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है। तो झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए। हम कह सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में जब आग लग जाती है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर, है ना, वो झाग पैदा करने वाला, हाँ, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र फोम टाइप अग्निशामक यंत्र जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो क्या होगा कि श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? तो झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग
करते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन सब द्रव्य है, कौन सी श्रेणी के? बी में, बी श्रेणी के। झाग पैदा करने वाला यंत्र के द्वारा इनमें लग जाती आग तो बुझाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते जरा सी श्रेणी की आग को। दोस्तों सी श्रेणी की आग के अंदर कौन से पदार्थ होते हैं? बोलो गैसीय पदार्थ, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन आदि, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सूखा का मतलब शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर, सूखा, ड्राई पाउडर, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? ड्राई पाउडर। क्या बोला जाता है? ड्राई पाउडर। ये लो भाई, ड्राई पाउडर, ठीक है। ये जो ड्राई पाउडर का मतलब ही क्या होता है? शुष्क पाउडर, यानी कि सूखा चूर्ण। सूखा चूर्ण, गीला नहीं होना चाहिए, नमी युक्त नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सूखा पाउडर, ठीक है, शुष्क पाउडर। तो शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए करते हैं दोस्तों? सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। सी श्रेणी की आग अर्थात गैसीय पदार्थों में जब आग लग जाती है तो शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक यंत्र है, चौथा नंबर का। काला में का मतलब बताया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इधर देख लीजिए, क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। देखो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र डी श्रेणी की आग को बुझाएगा। किस श्रेणी को? डी श्रेणी। मैंने पहले बताया था कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, इस यंत्र कौन सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों? डी श्रेणी। हम कहें तो डी श्रेणी के अंदर क्या आते हैं? वैद्युतिक जो उपकरण होते हैं वो आते हैं। और कौन कौन से? ट्रांसफार्मर है, स्टार्टर है ना, और भी जो तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाती है विद्युत के द्वारा, तो उनमें जो आग लग जाती है तो उसको कौन सा यंत्र के द्वारा हम आग बुझा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र के द्वारा हम आसानी से आग बुझा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बचा, और वो कौन सा है? काबरा में। काब का मतलब मैंने क्या बताया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका अन्य नाम सीटीसी, शॉर्टकट में सीटीसी बोला जाता है, या CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम और जो मैंने यहाँ लिखा है, हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। दोस्तों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात सीटीसी या CCl4 या हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है, ये सबका पिताजी है। सबका पिताजी है, हाँ सबका पिताजी है। दोस्तों देखो तो सबका पिताजी का मतलब है कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हेलोन प्रकार का CTC CCl4 जो होता है, ये सभी प्रकार की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। ये दादागिरी करता है। ये क्या करता है? दादागिरी करता है, यानी कि डॉन है, ये सबका डॉन है, सबका मालिक है ये, ठीक है। तो सभी प्रकार की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, हेलोन प्रकार का, CTC का, CCl4 का। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र हमने दोनों लगे हाथ दोनों हमने अध्ययन कर लिए एक ट्रिक के माध्यम से। जलजा, सूखा, काला, काबरा, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। झाग का मतलब झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र जो कौन सी श्रेणी की आग को बुझाता है? बी श्रेणी की आग को। सूखा का मतलब शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र जो गैसीय पदार्थ यानी CNG, LPG, हाइड्रोजन आदि श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। जरा हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र विद्युत के उपकरणों के द्वारा जो आग लग जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग में, इसका काम में लिया जाता है। एक है जो सबका पिताजी है, सबका डॉन है, सबका मालिक है, ठीक है, जो दादागिरी करता है। ये क्या है कि तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि मैं अकेला सभी को ही बुझा दूंगा, है ना, मैं अकेला सभी को ही बुझा दूंगा। तो देख लो दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CTC या CCl4 हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है, वो सभी प्रकार की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है ना? दोस्तों आज कैसी रही हमारी क्लास? अच्छी रही? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसी रही, और लाइक करना
और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अच्छी सी रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, हर रोज आपको क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास रही है अपनी। तो दोस्तों हर रोज आप अपने नोट्स में भी बना सकते हैं, अपनी राइटिंग में नोट्स भी बना सकते हैं। मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, है ना, इस प्रकार से। हाँ, एक चीज का विशेष कर ध्यान रख लेना कि यदि आपको किसी भी शब्द में किसी भी तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सवाल हो, आपके मन में डाउट है, तो उसको एक बार कमेंट जरूर कर देना। और कमेंट का आंसर मैं आने वाली अगली कक्षा में आपको जरूर बताऊंगा। किस प्रकार से वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर मैं अच्छी तरीके से सरल और सटीक भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र तक पढ़ लिए हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट लगे हाथ हम थोड़ी सी और अध्ययन कर लेते हैं। तब तक मेरे सभी दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी अपनी ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास ले सके। और लाइनमैन का जो भाई सपना सजाकर बैठे हैं वो आसानी से लाइनमैन भी बन सकते हैं, यदि कंटिन्यू आपने मेहनत की तो। बोलो कोई दिक्कत है? इस प्रकार से आप अपने माता पिताओं का सपना भी साकार कर सकते हैं, यदि कंटिन्यू आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम श्वसन क्रिया। कृत्रिम श्वसन क्रिया, ध्यान दीजिए दोस्तों, कृत्रिम श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? कृत्रिम श्वसन क्रिया कितनी प्रकार की होती है, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ठीक है दोस्तों, कृत्रिम श्वसन क्रिया, ये लो भाई, कृत्रिम श्वसन क्रिया, ये लो कृत्रिम श्वसन क्रिया। अब दोस्तों देखो, एक बात बोलूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सबके मोबाइलों में नेट उपलब्ध होता है। आज के जमाने में सबके मोबाइल में नेट उपलब्ध होता है, ठीक है। अरे कहे तो डाटा चार्ज रिचार्ज, ठीक है, वो उपलब्ध होता है, ठीक है। अब उसको आप गलत यूज की बजाय आप सही यूज करो, क्या दिक्कत है? आधे घंटे 1 घंटा जितने भी अपनी क्लास रहती है उसको रोज देखो, ठीक है। रोज अपने नोट्स बनाओ, रोज कंटिन्यू, एक बार नहीं 2 बार देखो वीडियो को, है ना, एक बार नहीं 2 बार देखो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो कि सर हमारे ये चीज समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे थे कृत्रिम श्वसन क्रिया। दोस्तों कृत्रिम श्वसन क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। और वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है दोस्तों हमारे पास, देखो, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, देखो दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि। और देखो दोस्तों, दूसरी होती है दोस्तों हमारे पास सैफर विधि। कौन सी होती है दोस्तों? सैफर विधि, ये लो भाई, ये लो सैफर विधि। और तीसरी होती है दोस्तों हमारे पास कौन सी है? मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, ये लो मुंह से मुंह विधि, ठीक है दोस्तों। कृत्रिम श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास सिल्वेस्टर विधि, दूसरी होती है हमारे पास सैफर विधि, और तीसरी होती है हमारे पास मुंह से मुंह विधि। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, अब हम एक एक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिल्वेस्टर विधि किसे कहते हैं, सैफर विधि किसे कहते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभार देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब विद्युत झटका लग जाता है तो मनुष्य के शरीर पर क्या क्या हानि हो सकती है। देखो,
मनुष्य के शरीर पर छाले पड़ सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, पड़ सकते हैं। मनुष्य का कोई सा भी अंग जल सकता है? बिल्कुल भी जल सकता है भैया, जल सकता है। और सुनो, मनुष्य मूर्छित भी हो सकता है। कब होगा? जब अधिक वोल्टेज की धारा अधिक समय तक मनुष्य के शरीर में आर पार प्रवाहित हो जाती है तो मनुष्य की मूर्छित क्या वो ऊपर पहुंच जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत के द्वारा लगे झटके से हानि हो सकती है मनुष्य के शरीर को। ठीक है, अब जब हानि हो जाती है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन क्रिया है हमारे पास 3 है, और सिल्वेस्टर विधि, शैफर विधि और मुंह से मुंह विधि। अब बात करते हैं इस सिल्वेस्टर विधि का। किसका बात करते हैं? सिल्वेस्टर विधि की। दोस्तों याद करने के लिए, सिल्वेस्टर में सी आ रहा है ना, सी का मतलब सीना। और जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ जाते हैं, व्यक्ति के, ये दो भाई, व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ जाते हैं, पड़ने पर सिल्वेस्टर विधि का उपयोग हम कहां करते हैं? जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ जाते हैं। याद करने के लिए, सिल्वेस्टर में सी जो शब्द आ रहा है, आगे का जो अक्षर है, जो क्या है, सी है। सी का मतलब सीना। व्यक्ति के सीने पर जब छाले पड़ जाते हैं तो किस विधि का उपयोग करना चाहिए? सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अरे सीने पर छाले पड़ते हैं तो सिल्वेस्टर विधि का। अब एक बात और है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है इसके अंदर, कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? अब ये तो नहीं है कि सीने पर छाले तो पड़ ही रहे उसके हैं, सिल्वेस्टर विधि में सीने पर छाले पड़ते हैं तभी इसका प्रयोग करते हैं। अब सीने पर छाले पड़ रहे तो ये थोड़ी है कि अपन सीने के बल ही उसको लिटा दिया जाए। गलत बात, व्यक्ति को अधिक और चोट प्रभावित होगा। अरे हानि नहीं होगी, होगी। अरे दर्द ज्यादा हुआ नहीं होगा? होगा भाई, ठीक है। बस जब सीने पर छाला पड़ रहा है और सीने के बल ही हम उसको लिटा रहे हैं तो हानि तो होगी भाई, ठीक है। तो इसलिए सिल्वेस्टर विधि का उपयोग व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ने पर किया जाता है, और इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। किसके बल? पीठ के बल लिटाया जाता है। ये लो भाई, बस 2 ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कहाँ कब करते हैं? व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ने पर। इस विधि में, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? तो पीठ के बल लिटाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात, शैफर विधि। जस्ट इसका विपरीत है दोस्तों, सारा काम उल्टा है, विलोम है, अपोजिट है, ध्यान दीजिए। शैफर विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? दोस्तों उल्टा, अभी होता है ना विलोम, उल्टा विलोम अनुपाती है। तो ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, अरे पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, ये लो भाई, व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ने पर, ये लो, बात किसकी कर रहे हैं अपन? शैफर विधि की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? बोलो शैफर विधि का प्रयोग करते हैं। और उल्टा हुआ तो नहीं, वहां सिल्वेस्टर विधि का उपयोग हमने कहाँ किया? सीने पर छाले पड़ने पर किया, ठीक है। और जब व्यक्ति के पीठ पर जब छाले पड़ जाते हैं तो किसका, कौन सी विधि का? शैफर विधि का हमने उपयोग किया। बोलो कोई दिक्कत? पीठ पर छाले पड़ने पर शैफर विधि का। अब दोस्तों पीठ पर छाले पड़ने पर शैफर विधि का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन अब बात वही है कि शैफर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाएगा? तो दोस्तों उल्टा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें हमने पीठ के बल लिटाया, अब इस पे हम किस प्रकार से लिटाएंगे? सीने के बल। वही बात है भाई, सीने के बल। ये लो भाई, कैसे कि यदि कोई व्यक्ति के पीठ पर जब छाले पड़ जाते हैं तो ये तो नहीं है कि उसको पीठ के बल लिटाया जाएगा, नहीं, तो अधिक दर्द होगा, है, तो इसलिए उसको सीने के बल लिटाया जाएगा। इंपोर्टेंट बात। नेक्स्ट है हमारे पास मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, यह दोस्तों सबसे सरल विधि भी होती है। मुंह से मुंह विधि सबसे सरल विधि होती है। कृत्रिम श्वसन की सबसे सरल विधि मुंह से मुंह विधि होती है। तो कौन सी सरल विधि होती है भाई? सबसे सरल विधि मुंह से मुंह विधि होती है। बोलो कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि मुंह से मुंह विधि में व्यक्ति को किस प्रकार, भाई वही पीठ के बल, ये थोड़ी इस प्रकार लिटाया जाएगा। अब कब काम में लेते हैं? जब व्यक्ति की सांस रुक जाती है, जब व्यक्ति की
श्वास रुक जाती है, अर्थात श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है, हो जाते हैं। अधिकतर जब व्यक्ति कोई तालाब में डूब जाता है तो उसको बाहर निकाल के और उसके इस प्रकार से हम सीने के बल पर क्या देंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का दबाव देंगे। दबाव देकर फिर हम क्या करेंगे, हमारे मुंह से, स्वस्थ व्यक्ति के मुंह से मूर्छित व्यक्ति के मुंह में क्या देंगे, हम श्वास देंगे। और श्वास देंगे तो अंदर इसके फेफड़े क्या, इस प्रकार से फेफड़े बाहर की हवा अंदर, अंदर की बाहर, इस प्रकार से फेफड़े क्या करेंगे, श्वसन विधि का कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुंह से मुंह विधि में भी व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है, पीठ के बल। किस प्रकार लिटाया जाता है, पीठ के बल। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इस विधि का यह सबसे सरल विधि होती है, सबसे सरल विधि कृत्रिम श्वसन की सबसे सरल विधि मुंह से मुंह विधि होती है। इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब कोई व्यक्ति श्वसन लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है ना, अर्थात कोई मूर्छित हो जाता है, तो इस मुंह से मुंह विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस विधि में पीठ के बल व्यक्ति को लिटाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? कृत्रिम श्वसन क्रिया के अंदर तीनों विधि मैंने आपको बता दी है। ठीक है भाई दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं उपलब्ध रहेगी, यहीं सीमित है दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना, मेरा वादा है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। थ्योरी तो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ भी जी दोस्तों, थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए आज की क्लास यहीं सीमित है। और जय हिंद और जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। जय हिंद दोस्तों।